guys, welcome back to my channel Knowledge Delta. I am Sunila Jha and it's a fourth lecture of French Revolution. Yes, the abolition of slavery. यहाँ जैकोबियन रिजीम की अगर हम बात करें तो उसने बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस किए और यहाँ पर स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए उसने जो स्टेप लिया उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर स्लेवरी की जो है स्टार्टिंग हुई कैसे। कॉलोनीज इन द कैरिबियन, ये कैरिबियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, यहाँ मार्टिनिक एंड ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो, ये जो तीनों कंट्रीज हैं यहाँ पर जो कैरिबियन कंट्रीज थी, यहाँ पर जो है टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी इसका प्रोडक्शन होता था। तो ये प्लांटेशन वर्कर्स चाहते थे और यहाँ पर यूरोप के वर्कर्स जाना नहीं चाहते थे। यूरोप से जो तो लेबर थे वो जाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंट और अनफेमिलियर जो लैंड था वहां पर वो काम करना पसंद नहीं करते थे और इस कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो प्लांटेशन वर्कर्स की जो थी वो शॉर्टेज हो गई। अब इन्हें प्लांटेशन वर्कर तो चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। इससे सिलसिला शुरू हुआ किसका? स्लेव ट्रेड का। यहाँ पर जो है अब स्लेव जो है यहाँ अवेलेबल नहीं थे तो तीन कंट्री मिलकर यहाँ जो है स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर लिखा भी है जो कमोडिटीज क्या क्या थी। कमोडिटीज आपको याद रखनी है कौन कौन सी? टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, इनका प्रोडक्शन करते थे ये जो कैरिबियन कंट्रीज थी यहाँ पर। बट द रिलेक्टेंस ऑफ द यूरोपियन टू गो टू वर्क इन डिस्टेंट लैंड एंड अनफेमिलियर जो लैंड था वहां जाना उन्होंने मना कर दिया और ड्यू टू इट क्या हुआ? मीन शॉर्टेज ऑफ द लेबर। कहां पर? प्लांटेशन वर्क पर। तो अब यहां से शुरू हुआ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर क्या है? देखिए थ्री कंट्रीज से बीच में है। यहां पर क्या क्या आएगा? एक तो आपका आ जाएगा यूरोप, अफ्रीका, यूरोप हुआ फ्रांस के थ्रू, अफ्रीका और दूसरा हो जाएगा अमेरिका। तीन कंट्रीज हैं यहां पर, तीनों के नाम लिख रही हूं मैं। क्या क्या? अफ्रीका, एक तो आपको अफ्रीका ध्यान रखना है, ठीक है, यूरोप हो गया और अमेरिका हो गया, ठीक है। इन तीनों के बीच में ये ट्रायंगुलर जो है ट्रेड स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब तो ये कैसे ट्रेड स्टार्ट हुआ? फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स एंड नैंटीज, ये दो इनके पोर्ट्स थे फ्रांस के, जहां से यहाँ के व्यापारी सेल करके कहां पहुंचते थे? अफ्रीकन कोस्ट पर, अफ्रीकन समुद्र तट पर पहुंचते थे और वहां पर ये जो वहां के जो चीफ वो मुखिया वगैरह जो थे, जो कॉन्ट्रैक्टर टाइप के होते हैं, जो लेबर वगैरह सेल करते हैं, उनसे ये लोग फ्रेंच के व्यापारी जो थे वो अफ्रीकन कोस्ट पर जाकर लेबर उनसे खरीदते थे। किससे? चीफ जो भी वहां का लोकल मुखिया होता था वो उनको लेबर बेचता था। अब ये लोग क्या करते थे? वहां से उन लेबर को लेकर जाते थे और फिर उनको 3 महीने की यात्रा के लिए, क्योंकि वहां से जो डिस्टेंस पड़ता है वो 3 महीने की यात्रा के लिए उनको शिप में बोर्डेड कर दिया था, ठूस दिया जाता था, शैकल्ड, बेड़ियों में जकड़े हुए, ठीक है। और उन पर कुछ मोहर टाइप की भी लगाई जाती थी जिसपे ब्रांडेड वर्ड यूज किया गया है कि वहां पर कि ये यहाँ से लाया गया है जो भी है, इस तरह से। क्यों? उनका मतलब जो है एक पब्लिसिटी हो जाएगी कि ये यहाँ से लेबर आ रहे हैं तो यहाँ इजीली मिल जाते हैं, ऐसे करके। तो यहाँ जो है अब फ्रांस के जितने भी मर्चेंट थे उन सबको इंटरेस्ट आने लगा इस काम में और पैसा काफी ज्यादा। तो आप ये देख लो, ये जो बोर्डेक्स और नैंटीज जो ये यहाँ पर दो पोर्ट आ रहे हैं, इनका जो इकोनॉमी है, ये जो है आपका, इनका जो इकोनॉमी है वो सिर्फ स्लेव ट्रेड से ही बढ़ रहा था, ठीक है। और जितने भी यहां मर्चेंट थे सबको ये स्लेव ट्रेड जो है काफी भाग गया था और पैसा काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था। अब इसको अबॉलिश कैसे किया जाए उसके लिए तरीके ढूंढने लगे। स्लेवरी को जो यहाँ अब 18th सेंचुरी की बात करें हम, तो जो स्लेवरी इतने टाइम से चली आ रही थी और लोगों को मतलब वहां पर लेबर को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो थोड़ा सा लोगों के अंदर ये हुआ कि 18th सेंचुरी में जाकर देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी। मतलब नेशनल असेंबली जो है इसमें लोगों में जो है थोड़ी बहुत बात चलने लगी और 18th सेंचुरी में जाकर इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होने लगा। अब यहाँ देखिए नेशनल असेंबली ने थोड़ी बहुत कोशिश की इसको हटाने के लिए। नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट राइट्स ऑफ मैन बट डिड नॉट पास बिकॉज अपोजिशन ऑफ बिजनेसमैन। अब आपको पता ही है जहां पैसे का एक जोर होता है वहां पर जो सामने वाले लोग होते हैं वो अपोजिशन वाले से डर जाते हैं। तो यहाँ बिजनेस जो चल रहा था फ्रांस के लोगों का, बिजनेसमैन का, वो सब किससे चल रहा था? स्लेव ट्रेड से, ठीक है। इससे ये लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा था तो ये इसको रोकने दे ही नहीं रहे थे। तो इनका जो है उसके अकॉर्डिंग उतना ज्यादा जो है वो चीज नहीं हो पाई जो ये रोकना चाह रहे थे। तो अपोजिशन में जो बिजनेसमैन थे, क्योंकि अपोजिशन कहने का मतलब जो स्लेव ट्रेड था उसके अपोजिशन में, मतलब उसको चलाना देना चाहते थे, जबकि नेशनल असेंबली उसको हटाना चाह रही थी और ये उसके फेवर में थी कि स्लेव ट्रेड से इनको पैसा मिल रहा था, तो ये चाहते थे नहीं स्लेव ट्रेड चलता रहे, ठीक है। ये ऐसी चीजें हो रही थी लोगों के बीच में, ये चीज आ रही थी डिस्प्यूट, लेकिन एक काफी टाइम के बाद लोगों को समझ में आने लग जाता है। तो यहाँ इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव, जो लेजिस्लेचर है उसने क्या किया? सबको फ्री कर दिया जितने भी स्लेव थे, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। कह रहे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए ऐसा रहा। और आफ्टर 10 ईयर्स नेपोलियन आया और उसने फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को, ठीक है। कह रही हूं आपको यहां बताया गया कि 1794 में लेजिस्लेटेड ने फ्री कर दिया सभी स्लेव को, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही। और आफ्टर 10 ईयर्स जो नेपोलियन जब आया इसने फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया, ओके। फिर प्लांटेशन ऑनर जो थे, थोड़े टाइम बाद जब ये चीज चलती गई और काफी ज्यादा वो हुआ, तो प्लांटेशन ऑनर्स
खुद पे खुद जो है अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट। अब यहाँ पर प्लांटेशन ऑनर्स, जो प्लांटेशन के मालिक थे, उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि इनको भी फ्रीडम चाहिए, ठीक है, फ्रीडम के बारे में। और फाइनली स्लेवरी अबॉलिश्ड इन 1848। 1848 में स्लेवरी को फाइनली अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। ये जो आपका ईयर है ये आपने याद रखना है, 1848 जो ये स्लेवरी का ईयर था, यानी कि अबॉलिश करने का टाइम था, वो आपका कौन सा है, 1848। ओके, तो फाइनली इस तरीके से स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब इस रेवोल्यूशन का जो एवरीडे लाइफ थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि पहले किंग की परमिशन के बिना जो है कोई भी बुक या कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश नहीं हो सकती थी। पहले किंग से जो है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, और उसके बावजूद ही वो जो अगर उसको सही लगता था तो ही वो बुक में कोई चीज, बुक में या न्यूज़पेपर या जो भी चीजें हैं जो कि पब्लिक को भड़का सकती हैं उसके खिलाफ, ऐसी चीजें वो प्रिंट करने के लिए या पब्लिश करने के लिए मना करता था। तो अब यहाँ क्या हुआ, जब लिबर्टी मिल गई, फ्रीडम मिल गया, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन आप कह सकते हो, या लिबर्टी जो इस तरह का है, तो यहाँ पर जो कुछ राइट्स इनको मिले पब्लिक को, उसमें है अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब सेंसरशिप से क्या मतलब है, बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट वगैरह जो थे ये लोग अब अपने मनमाने तरीके से, यानी कि जो इनको सही लगता था उसके अकॉर्डिंग ये मतलब पब्लिश कर सकते थे और प्रिंट करवा सकते थे। ये हुआ अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, मतलब जो किंग की जो अनुमति लेनी पड़ती थी या परमिशन लेना पड़ता था, अब वहां पर ये चीज खत्म हो गई थी। नेक्स्ट आता है इसका फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब प्रेस में न्यूज़पेपर वगैरह ये सब चीजें छपने लग गई, लेकिन ये चीजें तो कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही समझ में आती थी, क्योंकि जो लोग एजुकेटेड थे। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए देखिए यहाँ पर जैसे प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेसन वगैरह जो था, जिससे कि लोगों को यह समझ में आता था कि अब हम अपने व्यूज, अब हम अपने एक्सप्रेशन, अपनी खुशी, अपने मतलब जो भी चीजें हैं उनकी, वो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते थे। तो इससे दूसरे भी इंस्पायर होते थे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लिटरेट नहीं थे, वो लोग भी अब इन लोगों को, जो मुट्ठी भर लोग थे एजुकेटेड, उनको देखकर इंस्पायर होने लगे, और उन्हें भी अपनी आजादी का, अपनी लिबर्टी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये सब चीजें उनको पता चलने लगी, और वो भी इस राइट को एंजॉय करने लगे। अब ये सब सारी चीजें आपकी आई जो एवरीडे लाइफ में थी, किसके कारण, ड्यू टू रेवोल्यूशन। अब उसके बाद जो एक कंक्लूजन अगर हम लेते हैं तो इन 1804, यहां पर देखिए 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट, इसका क्राउन हुआ, ये राजा बन गया, कहां का, फ्रांस का। इसको स्टार्टिंग में जो मॉडर्नाइजर के रूप में जनता ने देखा, क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की राइट को इसने फिर से एस्टैब्लिश कर दिया कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इसने, वेटेज के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज यहां पर जो है इसने इंट्रोड्यूस किया और लोगों को अच्छा भी लगा। बट जब इसने डायनेस्टीज को, जो अपने इसने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया, यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज थी उनमें जो दूसरी डायनेस्टी थी उसको डिस्पोज करने लगा, उसको हटाने लगा और अपना एक्सटेंशन जो है शुरू कर दिया। और जितने भी जहां जहां एक्सटेंशन किया वहां पर इसने अपने फैमिली, अपने रिलेटिव के लोगों को क्या किया, मतलब वहां पर उनको सत्ता में बिठाता गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो मॉडर्नाइजर का रूप देखा लोगों ने कि इसने ये सारी चीजें छूट कर दी, या ऐसे डेसिमल सिस्टम चलाए, या वेटेज के लिए वो सब चलाए, मतलब एक चीज जो किया था, मतलब जो भी चीज ने मॉडर्नाइज की थी पब्लिक के लिए, वो स्टार्टिंग में तो मॉडर्नाइजर लगा इनको, लेकिन जब धीरे धीरे ये एम्पायर को एक्सटेंड करता ही चला गया और अपनी फैमिली के लोगों को बिठाता गया उन सब पर, तब लोगों को दिखने लगा कि कहीं ना कहीं ये भी डिक्टेटर बनता जा रहा था। तो ये भी कहां कन्वर्ट हुआ, फिर क्या बन गया, ये भी डिक्टेटर बन गया। बट बहुत सारे चेंजेस ने ऐसे किए जो इसके जाने के बाद भी यूरोप के लोगों ने उसको फॉलो किया। अच्छा, यहां पर दो नाम आते हैं, दो इंडियन नेम है, मैं आपको बताती हूं। एक आता है आपका टीपू सुल्तान, ये नाम आप याद रखेंगे, और एक आता है आपका राजा राम मोहन रॉय। ये दोनों जो थे आपके, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ये दो इंडियन, कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वो कौन से दो इंडियन लीडर थे, या आप ये कह सकते हो फ्रीडम फाइटर थे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे। तो आपको ये दो नाम जो है वो याद रखना है, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। ये दोनों जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे, और इन्होंने कोशिश भी की उसको अप्लाई करने के लिए। तो आज हमारा ये चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होता है, और मैं फिर आऊंगी एक नए चैप्टर के साथ।